नमस्कार, जय हिंद। किसी भी परीक्षा की तैयारी में लगे हों जहां साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं आ गया हूं एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th का सॉल्यूशन लेकर के। मैं क्लास 9th कक्षा 1 यानी कि क्लास 9th और चैप्टर 1 कक्षा 1 नहीं चैप्टर 1 से मैं प्रारंभ करने वाला हूं और बिल्कुल आराम आराम से एक एक क्वेश्चन करेंगे। 2200 प्लस क्वेश्चन का हम रिवीजन करने वाले हैं। टोटल ये टारगेट रहेगा एक महीने का। एक महीना में क्लास 9th और 10th साइंस आपका कंप्लीट हो जाए। तो मैं कुछ आपको दिखा दूं। ये देखिए, जो भी क्वेश्चन रहेंगे ये इसी से रहेंगे। क्लास 9th चैप्टर 1 अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो इससे बनने वाले जितने भी सवाल हैं, हर पॉइंट पर मैं समझाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी, उन सब का क्वेश्चन मैं तैयार किया हूं। आप लोगों को पता ही है कि एनसीईआरटी मास्टर पीडीएफ, चाहे तो आप पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब बता दूंगा। पहले आप क्लास का एंजॉय करिएगा, क्योंकि क्लास लेने के बाद आपके मन में आएगा कि भैया ये पीडीएफ हमको मिल जाता तो मैं भी इससे रिवीजन करता। तो ये जितने भी, ये 200 पन्ने का पूरा एकदम समझिए कि किताब ही तैयार कर चुका हूं। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे। एक एक क्वेश्चन देखिए, कथन वाले भी प्रश्न है इसमें। अब जान ही रहे हैं आपकी एग्जाम में कथन वाले प्रश्न आ रहे हैं, तो एक एक सवाल को हम लोग करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए होगा, क्योंकि क्लास करने के बाद इसको समझने के लिए आपको ये पीडीएफ भी आवश्यकता पड़ेगी। तो पीडीएफ आप पाठशाला विद के ऐप जो है वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त करके और प्रिंट भी करा सकते हैं। प्रिंट करा के एक बढ़िया सा पुस्तक आप ऐसे तैयार करा लीजिएगा और फिर उसको रिवीजन करिएगा। 2200 से अधिक प्रश्न हैं, तो ये आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक एक सवाल हम लोग शुरू करेंगे तो एकदम ठंडे दिमाग से सब कुछ समझते हुए, हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। जो क्वेश्चन यहां करेंगे वो क्वेश्चन इसमें भी है। तो चलिए वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं। कथन वाले प्रश्न इसलिए लाया हूं क्योंकि परीक्षा में आप जान ही रहे हैं कि कैसे कथन वाले जो सवाल हैं वो आपको भ्रमित करते हैं, परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। आ जाइए, हाँ चलते हैं। चैप्टर 1 और क्लास आपका 9th है, ठीक है। नोट चाहे तो बना सकते हैं, जो पीडीएफ नहीं ले पा रहे हैं वो अपना नोट बना लीजिए, एक एक पॉइंट को लिखते रहिए, तो आपको शायद पीडीएफ की आवश्यकता ना भी पड़ेगी। एक चीज मैं और बता दूं, चलिए बताऊंगा, वीडियो में बताऊंगा ही, बने तो रहेंगे ही। पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा कि हमने आपको इसमें भी दिखाया ही है, दिखाया है ना। देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ, यहां से एक चैप्टर 1 से लगभग 80 प्लस क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको। कह रहा है पहला कथन कह रहा है, जलीय जंतु जो हैं वो जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। जो जलीय जंतु होते हैं, जैसे जल में जो रहते हैं, जैसे मछली मान लीजिए, है ना, या और भी जो जल में, जलीय सांप या जो भी मान लीजिए, तो जल में उनको कहां से ऑक्सीजन मिलता है, कहां से सांस लेते हैं वो। तो वो कह रहा है कथन कि जल में जो ऑक्सीजन घुला रहता है इसी के कारण वो सांस लेते हैं। कथन तो आप समझ गए। अब निष्कर्ष कह रहा है कि जो द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। जी हां, ऐसा वो सांस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जल तो लिक्विड है। तो जल में अगर वो सांस ले रहे हैं यानी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो लिक्विड में गैस यानी ऑक्सीजन मिक्स है। यही कह रहा है। निष्कर्ष क्या है कि द्रव यानी कि जल में ठोस भी घुल जाएगा, द्रव भी घुल जाएगा और गैस भी विसरित हो जाएगा, विसरण संभव है। इसी वजह से जल में जो है ऑक्सीजन वो घुला है और जलीय जीव सांस लेते हैं। तो आप देखें कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। आपके पास 4 विकल्प है, आप सही आंसर करिएगा। कथन सही है और निष्कर्ष भी सही है, तथा निष्कर्ष कथन की सही व्याख्या भी करता है।
ठीक है, अब इसको हम लोग बुक में अगर आपको देखने का मन हो कि भैया क्या ये पुस्तक में है ये प्रश्न, तो मैं प्रयास करूंगा, देखिए कोशिश करूंगा कि वहां आपको दिखा दूं। सब नहीं क्वेश्चन दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा ताकि जिससे आपका थोड़ा सा मतलब समझ में आए अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये लाइन हूबहू पूछता है एग्जाम में कि जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। मैंने भी वही दिया, जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। दूसरा लाइन, इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। किस निष्कर्ष पर पहुंचा कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। कथन भी सही, निष्कर्ष भी सही। अब मैं सारे क्वेश्चन को नहीं दिखाऊंगा। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पूरा ओरिजिनल एनसीईआरटी है, इस पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं समझ लीजिए कि अप्रत्यक्ष रूप से। एक चीज मैं और बता दूं, जो भी बच्चा इस पीडीएफ को परचेज कर रहा है तो परचेज करके भूल मत जाना, इसके और भी अपडेट लाऊंगा। तो जो भी 2026 में जितने भी इसके अपडेट आएंगे सब आपको निःशुल्क ही मिलने वाला है, एक बार के पेमेंट में ही, ज्यादा आपको बार बार पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न का आंसर ए सही है। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि भाई क्वेश्चन जो है वो हम लोग ज्यादा करा रहे हैं ना। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं। पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1 है, कथन पहला, सभी पदार्थों का द्रव्यमान होता है। जैसे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, पदार्थ का पहले आप 3 रूप पढ़े थे, अब आप 5 पढ़ते हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, तो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, जैसे यही आपको लिखने वाला है या ये आपका हाइलाइटर है, तो ये तो ठोस है। तो ठोस है भैया, तो कोई इसका मास तो होगा ना, इसको वजन करेंगे तो कुछ तो इसका वजन आएगा ही। तो ठोस को वजन करिए या गैस को करिए या द्रव को करिए। जैसे कि दूध को आप करिए वजन, पानी को करिए, या फिर आप ठोस में किसी भी चीज का, ईंट पत्थर या किसी भी चीज का करिए, चीनी का करिए, दाल का करिए। गैस में आप एलपीजी सिलेंडर का ही ले लीजिए, उसका भी करते हैं, तो वजन तो होता ही है। तो द्रव्यमान होगा, मास सबका होता है। ठीक है, यही कह रहा है कि सभी पदार्थों का द्रव्यमान होता है, तो कहेंगे पहला कथन तो जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा, सभी पदार्थों का आयतन भी होता है। इसको अगर हम रखते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर रखे तो ये आयतन इतना घेरा कि नहीं घेरा, तो पदार्थ में क्या हुआ है कि द्रव्यमान भी है और आयतन भी होता है। हम अगर इस पीडीएफ की बात करें तो यहाँ भी आपको ये प्रश्न जो है वो देखने को मिल जाएगा, यही है ही पूरा। तो आप चाहे तो अगर यहाँ से क्लास करे रहेंगे और इसमें अपना टिक लगा लेंगे, है ना, तो इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम की तैयारी करो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि कथन 1 और कथन 2 जो है वो दोनों सही है। तो हम देख रहे हैं कि कथन 1 और कथन 2 जो है वो दोनों सही है। ठीक है, तो ऐसे बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों जो है वो समझेंगे। ठीक ना, चलिए हम आते हैं अगले सवाल, यानी कि प्रश्न संख्या 3 के ऊपर। तीसरा सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, आ जाइए। तीसरा सवाल, आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या है? आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या है? तो देखिए मीटर से आप क्या मापते हैं, तो मीटर से आप लंबाई मापते हैं कि नहीं। सेकंड से आप समय मापते हैं। आयतन मापने का जो सबसे साधारण मात्रक है वो है लीटर, तो सही आंसर हो जाएगा लीटर। ठीक है, ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी के हैं, इफ बट मत करिएगा। हाँ, कुछ प्रश्न में अगर आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है तो आप केवल क्वेश्चन नंबर कमेंट करिएगा। चलिए, पदार्थ के कण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या विचार करना है देखते हैं। कथन 1 कह रहा है, पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान नहीं होता है। पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान नहीं होता है, ऐसा कह रहा है। जबकि मैं कहता हूं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होने की वजह से ही उसको आप मरोड़ पाते हो। अगर रिक्त नहीं रहेगा तो उसको जरा सा भी मरोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो पूरा एकदम भरा हुआ है। खाली स्थान है इसलिए उसको दबाया जा सकता है, इसको भी आप मरोड़ के तोड़ सकते हो।
और छोटा कर सकते हो, गला के और कम कर सकते हो, तो रिक्त स्थान तो होता ही है। जैसे लोहे का 1 फीट का छड़ है, अगर रिक्त स्थान नहीं होगा तो उसको मड़ोरा नहीं जा सकता है, लेकिन उसको अगर गर्म करते हैं तो वो एकदम देखिएगा पिघल के बहुत छोटा आ जाएगा। तो रिक्त स्थान तो सब पदार्थ में होता है। तो यहां पर क्या कहेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच जो है वो रिक्त स्थान नहीं होता है, यह कथन जो है वो गलत है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं। हाँ, गतिशील होते रहते हैं हमेशा। पदार्थ के कण जो हैं वो हमेशा जो है वो गतिशील होते रहता है। तो हम देखेंगे कि कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं, यानी कि कथन 1 तो गलत है बट कथन 2 जो है वो सही है। तो यहां पर हमारा जो क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा कि कथन 1 तो गलत है लेकिन कथन जो 2 है वो सही है। ठीक है, चलिए आइए 5वां प्रश्न। धीरे धीरे रफ्तार भी बढ़ जाएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। पदार्थ के कणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं, हमने इसी में बता दिया है कि पदार्थ के कण गतिशील होते रहते हैं। तो हम तो देखेंगे कि पहला कथन सही होता नजर आ रहा है, बट पहला कथन अभी अधूरा ही पढ़ा है हमने। कभी भी परीक्षा में कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न आए तो उसको पूरा पढ़िएगा, नहीं आधा कथन सही रहता है, आगे कथन गलत दे देता है। तो ये भूल बिल्कुल भी मत करना है आपको कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं, इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगला हो सकता है गलत दे दिया हो, है ना। तो गतिशील जब होगा तो उसमें हम देखेंगे कि गतिज ऊर्जा तो होगी ही, तो गतिशील होने की वजह से गतिज ऊर्जा हो रही है। कथन तो पहला बिल्कुल सही है, पूर्णतः सही है। दूसरा कथन, जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो क्या कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है। देखिए, कोई भी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील हैं, अगर गर्म करेंगे तो इसकी गति और बढ़ जाएगी और गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी और गति भी बढ़ जाएगी, जबकि यहां कह रहा है कि गतिज ऊर्जा कम जाएगी, कमेगी नहीं, बढ़ जाएगी। यहां पर होना चाहिए था बढ़ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अब आप कथन वाले प्रश्नों को करना शुरू कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। मैं एक चीज और बता दूं कि इसके और इससे हैवी क्वेश्चन, मतलब थोड़े जटिल और क्वेश्चन आएंगे इसमें, मतलब नहीं, अपडेट करूंगा जब इस पीडीएफ को तो और थोड़ा हैवी क्वेश्चन भी रखूंगा। ठीक है, चाहे किसी भी लेवल का फिर पूछ दे। हालांकि लेवल तो ये बहुत पर्याप्त है, बट और भी थोड़ा सा अभी समझ आप लोग को डेवलप हो जाए, फिर और भी प्रश्न इसमें ठूसे जाएंगे, रखे जाएंगे। तो देखा आपने कि कथन पहला सही होता है और कथन दूसरा गलत होता है। तो ऐसे में हमारा विकल्प जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही होना चाहिए। कि नहीं, पहला सही था ना, दूसरा गलत था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ऐसा बी में लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। जब पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे में समावेशित हो जाते हैं, यह क्या दर्शाता है। जैसे आप यहां पर पानी रखिए 1 लीटर, तो ये तो द्रव है, ठीक है, और इसमें 100 ग्राम चीनी डालिए, शुगर डालिए, ठीक है, तो ये दोनों मिक्स हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे में समावेशित हो गए। यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि कणों के बीच खाली स्थान था। अगर खाली स्थान नहीं होता तो पानी के खाली स्थान में चीनी वाला कैसे मिक्स हो जाता। अब पानी में चीनी डालते हैं तो दोनों को आप अलग अलग नहीं फिर देखते हैं, एक ही हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो दोनों का खाली स्थान है वो एक दूसरे में मर्ज हो गया है। तो आप देखेंगे कि दोनों के बीच जो रिक्त स्थान है इसकी वजह से ही ये समावेशित हो जाता है। मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि आप चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको करा रहा हूं साइंस का, ऐसे ही आपको अन्य सब्जेक्ट का भी कराया जाएगा। ठीक है, तो धैर्य बना करके बने रहिए। पूरी पुस्तक क्लास 9th और क्लास 10th पूरी पुस्तक आपको इसमें उतारा हूं और इसके बाद यहां उपलब्ध करा रहा हूं। इसके बाद आप अपने दिमाग में उतार लीजिए, एग्जाम में आप सबसे आगे रहेंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। आइए अगला सवाल है,
पदार्थ के कण के बीच आकर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, कणों के बीच आकर्षण बल होता है, ठीक है। दूसरा, यह आकर्षण बल प्रत्येक पदार्थ में समान होता है, नहीं, कणों के बीच आकर्षण बल होता है। देखिए इसको मैं आपको पुस्तक में दिखा दूं, 7वां प्रश्न है, कहां से प्रश्न ऐसे उठाया गया है, तो देखिए यहां पर आप पढ़ेंगे तो जो क्रियाकलाप आप ऊपर करते हैं तो उसमें मिलता है कि इनके बीच एक बल कार्य करता है, आकर्षण बल। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग होता है। यहां क्या बताया गया है, यह आकर्षण बल प्रत्येक पदार्थ में समान होता है। यहां क्या बताया जा रहा है कि अलग अलग होता है। तो दूसरा कथन आप देख पा रहे हैं कि दूसरा कथन यहां गलत है, यानी कि कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। तो यहां पर जो आपका विकल्प हो जाएगा वह कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई, तो कहेंगे कि यह हमारा विकल्प यहां भी जो है वो बी ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे आते हैं। 8वां कॉन्सेप्ट आपका पढ़ते पढ़ते सारा क्लियर हो जाएगा। गर्म भोजन की सुगंध कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, जबकि ठंडे भोजन की महक लेने के लिए पास जाना पड़ता है। देखिए आपके घर में माता जी या बहन या आप खुद ही अगर बाहर रहते हो तो बनाते हो खाना, तो देखो कि खाना घर में बन रहा है लेकिन बाहर से ही कोई आपका साथी गुजरता है तो कहता है भाई क्या बना रहे हो, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये कब होता है, ये जब खाना बना रहा होता है तभी होता है। ऐसा नहीं कि सुबह बनाए और शाम को लोग कहेंगे कि भाई क्या बनाए हो, अभी तक खुशबू है, ऐसा नहीं। बनाते रहेंगे उस समय खुशबू दूर तक जाती है, जबकि ठंडा भोजन को सुगंध लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। क्यों, समझिएगा, क्योंकि गर्म भोजन हल्का होता है, ऐसा कहीं नहीं है हल्का भारी। गर्म भोजन में कण अधिक होते हैं, कण अधिक और कम से मतलब नहीं है। देखिए गर्म जब भोजन रहता है तो जाहिर सी बात है कि उसका तापमान अधिक होगा, और जब मैं पहले ही बता चुका हूं कि तापमान अधिक होने से कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। तो गतिज ऊर्जा उसकी क्या होगी, तापमान अधिक होने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और कण विसरित होकर के हवा में दूर तक जाएगा और आपके दोस्त आप तक उसकी खुशबू मिलेगी। तो बिल्कुल आप चीजों को समझते हुए आगे चल रहे हो और कहीं आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए आइए अगला, स्विमिंग पूल में गोताखोर का पानी को काटते हुए आगे बढ़ना पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है। आप भी कभी स्विमिंग पूल में गए ही होंगे, तो जब कूदते हैं तो देखते हैं कि ऐसे ऐसे हाथ करके आप पीछे हटते जाते हो। अगर आपको लकड़ी पर कूदा दिया जाए तो क्या लकड़ी को ऐसे काट काट के उसमें बढ़ पाओगे आगे, नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन पानी में आप बढ़ ले रहे हो। चीजों को समझिएगा, किसके कारण होता है, तो देखिए पानी का जो पार्टिकल है इनके कणों के बीच आकर्षण बल कम है, इसलिए आप पानी को 2 भागों में इजीली ऐसे ऐसे काट दोगे। लेकिन एक लकड़ी अगर मान के चलो या लोहा, इसका आकर्षण बल मजबूत है, इसको आसानी से आप अलग ही नहीं कर पा सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी पुस्तक में लिखा हुआ है साफ कि आपको गैस को यानी हवा में भी आप हाथ ऐसे ऐसे मार सकते हो, पानी में भी मार सकते हो, लेकिन ईंट या पत्थर में आप हाथ ऐसे नहीं चला सकते हो। उसके लिए आपको कराटा में दक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो गैस है, गैस उसमें सबसे कम आकर्षण बल है, द्रव में थोड़ा उससे अधिक है। जैसे हवा में हाथ चलाना कितना आसान है, यही पानी में चलाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, और यही ईंट पत्थर पर चलाओ तब तो चलेगा ही नहीं जल्दी। तो आकर्षण बल का खेल है। तो आकर्षण बल कम हो रहा है, पानी को काट रहा है, इसलिए आकर्षण बल कम हो रहा है। मुझे पूर्णतः उम्मीद ही नहीं, पूरा आशा ही है दोस्तों कि आप बिल्कुल समझ रहे होंगे और एनसीईआरटी जो जटिल लगता था आज तक आपको अब बिल्कुल आसान लगेगा और चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, कथन 1 ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। आपने शुरू में ही पढ़ा कि द्रव में, द्रव जो है मतलब पानी, लिक्विड कह लीजिए, इसमें ठोस भी, द्रव भी
और गैस भी, तीनों का मिश्रण संभव है। गैस का इसलिए क्योंकि जलीय जंतु देखिए जल में से ही गैस का उपयोग कर रहे थे, तो पानी में या लिक्विड में तीनों घुलेंगे। अब दूसरा, वातावरण की गैसें विस्तृत होकर जल में घुल जाती हैं। हाँ भाई, तभी तो ऑक्सीजन का उपयोग जलीय जीव करते हैं। तो यहाँ दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई? तो क्या हो जाएगा? चलिए 11वां सवाल, आइए देखिए क्या कह रहा है 11वां प्रश्न। गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। गैस का एक गैस का दूसरे गैस में आप मिक्स करा दीजिएगा। जैसे आप जाते हैं हॉस्पिटल में तो हीलियम ऑक्सीजन का मिक्स रहता है, वो पता नहीं चलता है आपको। तो गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। निष्कर्ष क्यों है? कणों की गति तेज और उनके बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। जी हाँ, गैस का मैं बता चुका हूं कि गैस जो होता है इसके पार्टिकल दूर दूर होंगे, लिक्विड जो होता है इसके पार्टिकल थोड़े नजदीक होंगे, और जो ठोस होगा इसके पार्टिकल तो सतत एकदम ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि रिक्त स्थान अधिक होगा और इनके गति भी अधिक होगी। भाई जब खाली स्थान है तो गति अधिक होगी, तो कथन भी सही होगा और निष्कर्ष भी सही होगा, है ना? दोनों कथन सही हैं, निष्कर्ष भी सही हैं, बिल्कुल सही है। चलिए, गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है? तो गैसीय अवस्था में रिक्त है तो जगह ज्यादा मिलेगा, तो अनियमित होगा और अत्यधिक तीव्र भी होगा। जब आपको जगह मिलेगा तो आप खूब आराम से हाथ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जगह कम मिलेगा तो नहीं चलेगा हाथ, तो हम कहेंगे कि अनियमित होगा और अत्यधिक तीव्र होगा। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ठोस हो या द्रव हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ठोस को या गैस को भी, तो गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। परिणाम आप देखेंगे कि ये ठोस है, कठोर है, इसको टेम्परेचर दोगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और ये क्या होगा, गति करना शुरू करेगा, ये ठोस द्रव में बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। चलिए एक बार मैं फिर से दोहरा दूं कि ये पीडीएफ तैयार किया गया है पाठशालाविद के यानी कि आपके के सर के द्वारा, है ना, मेरे ही द्वारा, और बिल्कुल कंप्लीट एनसीईआरटी है साइंस। आगे भी आपको सब्जेक्ट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, तो अगर चाहते हैं कि यहाँ से क्लास कर लें और ये पीडीएफ देखिए, चूंकि क्लास करेंगे तो हमेशा याद रहेगा नहीं, क्लास करके आप पीडीएफ में टिक करते जाओगे तो जितने भी प्रश्न हैं ये सब आपका अपना हो जाएगा हमेशा के लिए। किसी भी परीक्षा की तैयारी करो भाई, एनसीईआरटी ही पूछना है तो प्रश्न आपके तो रहेंगे ही, ये प्रश्न हमेशा पूछे जाएंगे, सदाबहार समझ लीजिए कि ये हो गया। तो धैर्य रखिएगा और इसको पढ़िएगा, और नोटबुक अगर है तो उसमें याद भी करिएगा। ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म किए हैं तो तापमान बढ़ा है तो गतिज ऊर्जा बढ़ी है, और गतिज ऊर्जा बढ़ी होगी तो कण तेजी से क्या हुए होंगे, हटे होंगे, यानी कि कणों का आकार बढ़ा नहीं, आकार नहीं बढ़ा। रिक्त स्थान समाप्त हुआ नहीं, समाप्त होगा तो ठोस हो जाएगा भाई। कणों की आकर्षण बल, कणों की ऊर्जा, मैं बताया तापमान बढ़ेगा तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि ये जो ठोस का जो कण का जो आकर्षण बल है, जो एक दूसरे को खींच रहा है, गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी कि इसको पार कर जाएगा, और आकर्षण बल को जैसे पार करेगा बस ये अलग और ठोस से द्रव बन जाएगा। ठीक ना? चलिए, ठोस को गर्म करने पर कण अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। क्यों कण अधिक स्वतंत्र होकर? क्योंकि कणों की जो ऊर्जा है वो आकर्षण बल पर विजय पा लेती है, यानी कि आकर्षण बल से मजबूत हो जाता है गतिज ऊर्जा कणों की। ठीक है, एकदम ऐसे ही समझते जाइए भाई, कहीं कोई आपको रोकने वाला नहीं है। पूरी पुस्तक समझ लो कि आप एक तरह से पढ़ रहे हो, पूरी पुस्तक आप पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी जहां तक पढ़ना मुश्किल लगता था उसको हमने कर दिया आसान। संपूर्ण यूट्यूब पर आप घूम लोगे, आपको पाठशाला विद के ही मिलेगा जो आपको ये चीज प्रोवाइड करा रहा है, बिल्कुल, और आगे भी कराएंगे। ठीक है, लेकिन ये पीडीएफ आपको, देखो, दो कंडीशन है।
मैं बार बार क्यों प्रेस कर रहा हूं कि पीडीएफ, क्योंकि वीडियो को बार बार आप देखोगे, एक चैप्टर को देखने में घंटों बिताओगे, एक बार आप वीडियो को देख लिए, या तो आप नोट कर लो खुद से, तब तो वो और भी बेहतर है। अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास पीडीएफ होना चाहिए, और पीडीएफ को प्रिंट करा लेना, प्रिंट करा के रखना, क्योंकि वो हमेशा काम आएगा। आप पढ़ो, आप अपने भाई को भी उसको आप पढ़ने के बाद उसको दे सकते हो, तो वो भी पढ़ लेगा, तो ये फायदा होगा। चलिए, गुप्त ऊष्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गुप्त ऊष्मा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या है? कथन 1, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए, आप कभी देखे होंगे कि खाना बन रहा है तो आप चावल को निकालेंगे तसली में से और उसको दबा के चेक भी कर लेते होंगे कि अभी पका है कि नहीं, या सब्जी को निकालिए तो आलू को दबा करके चेक कर लेते हैं कि अभी आलू पका है कि नहीं। छूने में उतना गर्म नहीं लगता है, जैसे ही आप ढक्कन उठाते हो तो उसका जो वाष्प होता है वो हाथ में अगर लग गया वो ज्यादा जलन देता है। तो ये जो वाष्प है ना, ये गुप्त ऊष्मा वो अपने अंदर लेटेंट हीट ऑब्जर्व किए हुए है, गुप्त ऊष्मा धारण किए हुए है। तो यहां पर यही हमको समझना है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये सीधा लाइन आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि कितने वायुमंडलीय दाब पर, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को अगर उसके गलनांक पर, है ना, ठोस का गलनांक है, किसी भी ठोस का जो गलनांक होता है, उस पर द्रव में बदलने के लिए एक आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता है, वो है गुप्त ऊष्मा। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान में वृद्धि होती है। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ना है। जैसे आप पानी रखोगे, अब इसको 100 डिग्री पर इसको गर्म करोगे तो देखिए 100 डिग्री पर क्या होगा, वाष्प में बदलेगा। 100 डिग्री पानी भी उबल रहा है, ये भी 100 डिग्री ही रहेगा, और ये जो भी उड़ रहा है ये भी 100 डिग्री ही रहेगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये तो द्रव है, बट ये क्या है, ये है गैस। क्या हुआ, अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं? ये है द्रव, ये है गैस। तापमान में वृद्धि हुई नहीं, ये भी 100 डिग्री पर उबल रहा है और इसका भी जो है वो 100 डिग्री ही है, ठीक है। तो जब तापमान मतलब तापमान नहीं बदलता है और कंडीशन यानी अवस्था जो है वो बदल जाता है, अवस्था बदल जा रहा है, तापमान नहीं बदल रहा है, इसका मतलब कि जो तापमान जा रहा है वो कहां जा रहा है, तो वो गुप्त ऊष्मा के रूप में गैस में प्रवेश कर गया है। तो यहां क्या कह रहा है कि तापमान में वृद्धि होती है, जबकि तापमान में कोई वृद्धि नहीं हुई है, दोनों में 100 डिग्री ही रहा है। तो पहला कथन तो सही है, बट दूसरा कथन गलत है। तो हम यहां पर आ जाएंगे कि कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। क्या होगा, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है, सबसे बढ़िया विकल्प का। देखिए, पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, जैसे हम लेते हैं पानी को हम बदल सकते हैं कैसे, इसको बर्फ भी बना सकते हैं और गैस भी बना सकते हैं, दोनों में। तो अगर गैस बनाना होगा पानी को तो हम क्या करेंगे, तापमान देंगे, हीट देंगे, तो तापमान बदलेंगे तो पानी गैस बन जाएगा। कथन 1 तो सही है। हमें ध्यान देना है मेरे मित्र कि सर्वोत्तम, देखो क्वेश्चन तो लोग चोरी करके दे देगा पाठशाला वित्तकेकी का। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग क्वेश्चन आपको इधर उधर से उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कहां से देगा। और ये भी चीज है कि जो लोग अगर कॉपी कर रहे हैं पाठशाला वित्तकेकी का, तो उनको मैं कह दूं कि अपना मेहनत पर भाई आप वो कर सकते हो, दूसरे की मेहनत तैयार मैंने किया है और क्रेडिट खुद लेने की कोशिश आप ना करें। तो जो भी हैं लोग, ठीक है, वो अगर पाठशाला वित्तकेकी का कॉपी कर ले रहे हैं, पीडीएफ का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो दुरुपयोग करने वाले सावधान हो जाएं, पहले अनुमति ले लें। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था, मेल भी किया था कि भैया मैं आपका पीडीएफ जो है वो उससे करा सकता हूं क्या। तो मैंने उन्हें कहा कि चलो पीडीएफ से
क्लास करा लो, ठीक है, बट आप पीडीएफ शेयर मत करो। ऐसा मैं क्यों कहा, देखिए चूंकि तैयार यहाँ खुद करा गया है दोस्तों, यहाँ पर बात को समझिएगा, इसको पूरे कंप्लीट तैयार कराने में मेरी तो मेहनत है ही, दिन रात एक करके इसको तैयार किया हूं, लेकिन ये जहां टाइप कराया, जहां निकलवाया, तो उन सबको एक हैवी अमाउंट देना पड़ा है पूरी पुस्तक को टाइप करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं उन्हें कहा कि भाई आप इसका दुरुपयोग ना करिए। दुरुपयोग का मतलब क्या है, हाँ अगर आपको इतना ही वो है तो आप खुद से तैयार करिए और खुद से आपको जिसको देना है दीजिए, आपकी मेहनत रहेगी, उसको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मैंने भाई जिसे दिया है, तो कोई भी व्यक्ति जिसको रखा है 2-3 लोगों को, तो वो भाई फ्री में तो काम नहीं करेगा। आप ही तैयारी कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, नौकरी करेंगे, पैसे मिलेंगे। तो जो दो स्टाफ हैं जो कंटिन्यू लगे रहते हैं, जो भी मैं बोलता हूं टाइप करते हैं, उनको भी तो चाहिए ना, तो कैसे उनको मिलेगा। तो इन सब चीजों के लिए बहुत छोटी सी कीमत रखी गई है। तो मैं फिर भी कह रहा हूं कि इसका कोई भी अगर अपने नाम से बेचेगा तो छोड़ने वाला मैं नहीं हूं, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। आ जाइए, बीच बीच में बताना भी जरूरी है ना भाई। तो ये समझ गए आप। तो तापमान बदल करके, दाब बदल करके, आपके घर में एलपीजी गैस आता होगा, एलपीजी गैस, लेकिन टंकी को जब हिलाइए तो उसमें लगेगा कि पानी भरा हुआ है, तो है तो वो गैस, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में है ना। उसको संपीड़ित कर दिया गया है, प्रेस कर दिया गया है, दाब भी उसको बदला गया है। तो तापमान से आपने देख लिया, अब दाब भी देख लिया। तो यहां पर हम कहेंगे कि दोनों तापमान और दाब यानी कि प्रेशर, दोनों बदल करके हम किसी भी जो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, तीनों के अवस्था को जो है वो परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो सर्वोत्तम विकल्प हो जाएगा सी। चलिए, अमोनिया क्लोराइड का ठोस से सीधे गैस में बदलना। देखिए यहां पर आपको मैं कुछ दिखाऊं, ये पुरानी एनसीईआरटी है, तो पुरानी एनसीईआरटी में कुछ चीजें जो है ना वो आपको मिल जाएगा, एक आध दो गलत भी मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, तो ये ठोस से सीधे गैस में बदलना, यहां पर आप देखेंगे ये है ठोस, ठीक, और ये है गैस। ठोस से गैस में बदल रहा है, ये है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। हालांकि जो पुराना पुस्तक है वो गैस से ठोस भी ऊर्ध्वपातन ही देता है, बट नए वाले में निक्षेपण किया है। समझाता हूं इसको, ठीक ना। तो आप किताब तो पढ़ लोगे, लेकिन इन सब चीजों को समझ के कैसे करोगे ना, अगर थोड़ा समझ डेवलप करोगे तभी ये चीजें हो पाएंगी। तो ठोस से सीधे गैस में बदल रहे हैं तो वो होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का होगा सब्लिमेशन। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि इंग्लिश में कर दीजिए, इंग्लिश में कर दीजिए। मैक्सिमम प्रश्न तो सब इंग्लिश में है ही, कुछ जगह पर जो है वो ऑप्शन में इंग्लिश नहीं है, तो वहां मैं आपको ये समझा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ही प्रश्न है जहां ऑप्शन जो है वो इंग्लिश में नहीं है, बाकी मैक्सिमम में इंग्लिश है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो परेशान ना होइए, आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होता है कि ठोस जो है वो सीधे द्रव नहीं बनेगा, गैस बन जाएगा। जैसे आप बर्फ रखते हैं, बर्फ को छोड़ दीजिए तो ये बनेगा पहले पानी, फिर बनेगा ये गैस, ऐसे होगा ना। इसको थोड़ा सा गर्म करिए तो पानी बनेगा, इसको थोड़ा गर्म करिए तो गैस बनेगा। लेकिन अमोनिया क्लोराइड या कपूर, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनिया नहीं, अमोनियम क्लोराइड या कपूर, कपूर को खुले में छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि कपूर तो ठोस है, इसको बनना चाहिए था लिक्विड, तब बनना चाहिए था गैस, लेकिन इसको छोड़ देंगे तो ये हवा में उड़ जाएगा। या नेफ्थलीन की भी मैं बात करूं, छोड़ देंगे तो वो हवा में उड़ जाएगा, यानी कि ठोस है वो डायरेक्ट गैस बन रहा है। ऐसी स्थिति में ऊर्ध्वपातन कहेंगे। और गैस से अगर बने ठोस, बिना पानी बने, तो वो हो जाएगा क्या आपका, वो हो जाएगा निक्षेपण। तो ध्यान रखिएगा। सब्लिमेशन का उदाहरण, तो सब्लिमेशन में आएगा कपूर भी आएगा, अमोनियम क्लोराइड भी आएगा, या CO2 सूखी बर्फ, ठोस CO2 भी आएगा। तो सब आएंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा यह सभी। आइए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया एक सतही प्रक्रिया होती है। सतही प्रक्रिया समझाता हूं, जैसे एक आप लीजिए थाली और एक आप लीजिए गिलास, थाली में जल रख दीजिए 50 ग्राम, पसर जाएगा पूरा।
जल में रख दीजिए गैस 50 ग्राम, दोनों को छोड़ाइए छत पर। आप देखेंगे कि शाम होते होते थाली का जो 50 ग्राम जल था ये उड़ गया, इसमें थोड़ा बचा ही रह गया। जल दोनों में 50 ग्राम ही है, लेकिन एक में उड़ गया एक में नहीं उड़ा। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो सतही क्षेत्रफल है ये बढ़ गया, इतना हो गया, इसका सतही क्षेत्रफल इतना ही है, तो ये हर जगह से वाष्पीकरण हुआ, इतना ढेर सारा, और ये बस इतना ही हुआ, तो ज्यादा वाष्पीकरण हुआ सतही क्षेत्रफल अधिक होने के कारण। चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरे दोस्त? चीजों को समझिएगा अच्छे से, ठीक है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? वाष्पीकरण, इसको आप छत पर ही छोड़िए, ठीक है। अब देखिएगा कि वायु जिस दिन तेज चलेगी उस दिन जल्दी सूख जाएगा, या आप कपड़ा ही सुखाइए छत पर, धूप ना भी है हवा तेज चल रहा है तो कपड़ा सूख जाएगा। यानी कि वायु की गति भी वाष्पीकरण को प्रभावित करेगा, ठीक। आर्द्रता और तापमान, टेम्परेचर भी, कम तापमान है तो धीरे धीरे सूखेगा, ज्यादा तापमान है तो जल्दी सूखेगा। आर्द्रता से भी प्रभावित होता है, ज्यादा नमी मौसम रहेगा तो धीरे सूखेगा, ज्यादा सूखा मौसम रहेगा तो तेज सूखेगा। तो केवल 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 वाला नहीं हो जाएगा, वायु की गति भी प्रभावित, आर्द्रता भी और टेम्परेचर तीनों प्रभावित करेगा। आइए, वाष्पीकरण के दौरान द्रव अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित करता है। वाष्पीकरण जब होता है तो द्रव जो है अपने आसपास की ऊर्जा को खींचता है, ठीक है, आसपास से ऊर्जा खींचता है, इसलिए तापमान बढ़ जाता है नहीं, उष्मा उत्पन्न होती है नहीं, शीतलता का अनुभव होता है। आप कूलर देखे होंगे, कूलर जब चलता है तो हवा लगेगा, कूलर से ठंडा क्यों मिलता है पता है? ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है कूलर से। जैसे ही कूलर का पानी या कूलर का पानी आपके ऊपर पड़ा, ठीक है, कूलर जैसे ही हवा दी तो वो आसपास का ऊर्जा को सोखी और सोख करके ऊर्जा को ले गई, तो ऊर्जा को जैसे ले जाता है इसलिए ठंडा लगता है। आप एक चीज अनुभव किए होंगे कि जब पसीना हो जाए, बहुत पसीना निकल रहा हो और आप तुरंत पसीना निकलते हुए पंखे के नीचे जाइए तो शीतलता का अनुभव होता है। देखिएगा कभी करके, पसीना निकल रहा है और पंखा चालू करिए तो बहुत ठंडा टाइप का लगेगा। क्यों? क्योंकि जब पसीना उड़ रहा है तो अपने साथ ऊर्जा को भी लेकर के उड़ रहा है, तो जब ऊर्जा उड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि शीतल लगेगा ही लगेगा, तो शीतलता का अनुभव होता है, ठीक है। चलिए, वाष्पीकरण से शीतलता का अनुभव होने का कारण क्या है? ऊर्जा अवशोषित कर रहा है ना, ऊर्जा खींच रहा है, ऊर्जा अवशोषित कर ले रहा है, तो ऊर्जा का अवशोषण। चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं ये बताइएगा। जब कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा टाइम, लेकिन जब कथन वाले प्रश्न समाप्त होंगे तो आप फिर जल्दी जल्दी करेंगे। तो ऊर्जा का अवशोषण, आइए प्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्लाज्मा आयनीकृत गैस की अवस्था होती है। देखिए, आप पदार्थ के 3 रूप पढ़े थे, ठोस, द्रव, गैस। आप 2 और ऐड कर लीजिए, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या कंडेंसेशन, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, एक और एक हो गया प्लाज्मा, तो 3 और 2 5 हो गया। कह रहा प्लाज्मा आयनीकृत गैस की अवस्था होती है, बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा, इस अवस्था में कणों में न्यूनतम ऊर्जा और कण न्यूनतम उत्तेजित होते हैं। मैं एक चीज बताऊं याद करने के लिए, सूर्य आपने देखा है ना, सूर्य और तारों में चमक का कारण है प्लाज्मा, ठीक है। अब आप बताइए सूर्य में क्या ऊर्जा है कि नहीं? कहेंगे सूर्य में तो बहुत ऊर्जा है। तो सूर्य यानी कि सन की अगर मैं बात करूं तो इसमें तो ऊर्जा बहुत है, तो भाई प्लाज्मा है तो इसमें न्यूनतम ऊर्जा कैसे होगी? ऊर्जा तो अधिकतम होनी चाहिए ना। कहेंगे हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ गया। और जब ऊर्जा अधिकतम है तो कण उत्तेजित भी अधिक होंगे। यहां जबकि इसका उल्टा लिखा है कि न्यूनतम ऊर्जा और न्यूनतम उत्तेजित, तो हम कहेंगे कि कथन दूसरा गलत है। कथन पहला सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। चलिए, 1920 ईस्वी में पदार्थ की 5वीं अवस्था से संबंधित गणनाएं। 5वीं अवस्था कौन है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये पदार्थ की प्लाज्मा जो है वो 4थी अवस्था है। पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है? तो पदार्थ की 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन।
तो पदार्थ की पांचवी अवस्था से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक, तो बोस आइंस्टीन जब मैं कह रहा हूं तो बोस से करिए ना, बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है, तो बोस हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। भारतीय वैज्ञानिक ने की थी तो वो बोस थे। बोस आइंस्टीन संघनन प्राप्त किया जा सकता है। देखिए प्लाज्मा को मैं बताया कि ये गर्म है, सूर्य में बताया। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन ठीक विपरीत, एकदम ठंडा, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो बोस आइंस्टीन संघनन कैसे मिलेगा, तो ठंडा है, तो हम देखेंगे ठंडा वाला ऑप्शन कौन सा है। विकल्प से ही अब सब कुछ मैनेज करोगे आप। अब पाठशाला भी के से जुड़ गए हो, अब आप सब कुछ इजिली सॉल्व करने वाले हो, समझ गए हो। तब ठंडा है तो तापमान उच्च होगा नहीं कहेंगे, पहला काट देंगे। अत्यंत कम तापमान, ठंडा है तो भाई तापमान कमाना है ना, पर बहुत कम घनत्व वाली गैसों को ठंडा करके, अत्यंत कम तापमान पर बहुत कम घनत्व वाली गैसों को ठंडा करके इसको प्राप्त किया जा सकता है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, नीचे दिए गए राशियों और उनके मात्रकों का सही सुमेलन। तापमान का केल्विन होता है, आयतन का घन मीटर, ठीक है, घनत्व का आपका है, तो देखिए पहला ही तो है आयतन का केल्विन, सॉरी तापमान का केल्विन, आयतन घन मीटर, घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर, और मास का किलोग्राम, है ना। आपको एक भी पता था तो इसमें कर लेते, आपको एक भी पता था मास वाला कि केजी, तो यही एक ही हो जाता आंसर। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। चलिए, किसके थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। देखिए आपको मैं एनसीईआरटी में दिखा दूं, आपको लग रहा होगा कि प्रश्न कहां से लाए, ठीक, सारे प्रश्न एनसीईआरटी के हैं मेरे लाला, सारे। बहुत सारे बच्चों ने पीडीएफ परचेज किया है, हजारों बच्चों ने परचेज किया है, ठीक ना, आप ही पीछे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है, यही तो है। किसके थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा रंगीन हो जाती है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये देखिए, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन तैयार किया गया है। यही नहीं, जो लोग अभी कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, आगे वो क्या करेंगे, जब मैं अपडेट करूंगा इस पुस्तक से और भी प्रश्न निकालूंगा तो फिर वो नकल करेंगे। तो नकल करने वाले सदैव पीछे ही रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप सबसे आगे रहेंगे। मैं जब करा दूंगा 2-4 महीना बाद वो कराएंगे। ये सारे प्रश्न मैंने 6 महीना 7 महीना पहले ही क्रिएट किए हैं। जो बच्चा बिहार दरोगा और मद्य निषेध के लिए जुड़ा था उनको ये सारे प्रश्न मैं पहले ही दे चुका हूं, ठीक ना। तो बहुत पीछे रहेंगे नकल करने वाले। चलिए, एक बार फिर बता दूं कि नकल करने वालों से ये चीजें परचेज मत करिएगा भैया, ठीक ना, क्योंकि जो मेहनत किया है उसको ही मिलना चाहिए। आप परीक्षा दें, आप तैयारी करें और फल दूसरे को मिले तो आपको बुरा लगता ही होगा ना, लगता है। कहते हैं कि भैया पेपर लीक हो गया, बहुत बुरा लगता है। उसी प्रकार से तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा, तो तापमान बढ़ेगा गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। गर्म करने पर विसरण क्या होता है, बढ़ जाता है। मैं बताया था गर्म खाना दूर तक गया था, गतिज ऊर्जा बढ़ी थी, इसलिए विसरण भी बढ़ गया था। तो विसरण क्या हो गया था, तेज हो गया था, ठीक। चलिए, द्रवों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। द्रव का आकार निश्चित होता है। अब आप बताइए, द्रव है, ये पानी है, पानी का कोई आकार है जी। लोटा में रख दिए तो ये लंबा हो गया, थाली में रख दिए तो ये तो आकार तो नहीं निश्चित होता है। आयतन, हाँ आयतन होगा। 1 लीटर पानी तो गिलास में डालिए तब भी वो 1 लीटर का ही रहेगा, जितना मतलब 1 लीटर है। तो आयतन निश्चित होगा, आकार नहीं, आयतन निश्चित होगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि भैया आयतन निश्चित होगा, यानी बी ऑप्शन। आइए 33वां, ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण अधिक क्यों होता है। ठोस से अधिक क्यों होगा, द्रव में क्यों विसरण अधिक होगा, क्योंकि द्रवों का कण जो अधिक स्वतंत्र होगा और रिक्त स्थान भी अधिक होगा। तो कणों का रिक्त स्थान अधिक होगा और स्वतंत्र भी होता है, ठीक। चलिए, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस होती है, तो मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस होती है। ये सारा एनसीईआरटी से ही आपको उठाया गया है। एलपीजी में तो प्रोपेन और ब्यूटेन, एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन।
अस्पताल के ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है, तो हीलियम और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, कौन सा होता है, तो हीलियम और ऑक्सीजन होता है। तो यहां आ जाएगा हीलियम, यानी कि सी विकल्प। ठीक, ये हो जाएगा सी विकल्प। आइए, सबसे अधिक संपीड़ितता किसमें होती है, सबसे अधिक संपीड़ितता तो किसमें होगी, मैं पहले ही बता चुका हूं कि गैस जो होता है इसमें जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, द्रव में जो होते हैं वो थोड़े नजदीक, और ठोस में तो सतत ही लगभग ऐसे होगा। तो भाई जब ज्यादा गैप है तो इसको ज्यादा दबा देंगे सट जाएगा, ये है कि नहीं, ज्यादा गैप है गैस में, दबाएंगे सट जाएगा। तो सबसे अधिक संपीड़ितता होगा किसमें, तो होगा गैस में। सीएनजी का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं, सीएनजी का उपयोग क्यों करते हैं ईंधन के रूप में, क्यों, क्योंकि भैया उसको संपीड़ित करके बहुत कम जगह में उसको रखा जा सकता है, यानी कि अधिक संपीड़ित की वजह से। ठीक ना। रसोई की खुशबू जल्दी फैलने का कारण, तो मैं बता चुका हूं कि विसरण तेज, विसरण तेज, पृष्ठ तनाव नहीं, पृष्ठ तनाव नहीं। पृष्ठ तनाव कब होगा, कि खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है, खाना को आप जीभ पर रखते हैं तो गर्म होने की वजह से पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम होता है और दूर तक फैल जाता है, इसलिए आपको वो स्वादिष्ट लगता है। ठीक, वो है। जबकि खुशबू फैलने का कारण होगा वो तेज विसरण होगा। ऐसे प्रश्न आते हैं तो बच्चा कभी कभी लगा ही देता है पृष्ठ तनाव, जो कि नहीं लगाना चाहिए। चलिए, ठोस को गर्म करने पर पिघलने लगता है, क्यों, क्योंकि कण जो है वो ठोस का कण इधर उधर भागेंगे, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो कण अधिक स्वतंत्र हो जाएंगे और कण जो है वो भागना शुरू करेंगे। ठीक है। जिस न्यूनतम मतलब कम तापमान पर ठोस जो है वह द्रव बनता है, क्या कहलाता है, ठोस पानी बन रहा है जिस न्यूनतम तापमान पर, वो क्या कहलाता है, यानी हम उसको क्या कर रहे हैं, ठोस को गर्म कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा क्वथनांक हो जाएगा, नहीं बॉइलिंग पॉइंट। हम गर्म कर रहे हैं इसलिए ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठोस से द्रव बन रहा है। अगर यही हम इसको जमाते तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता, नहीं हो जाता, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, यहां पर मुझे कंफ्यूजन लग रहा है ना। ठोस द्रव बन रहा है, गैस बनेगा तब होगा बॉइलिंग पॉइंट, द्रव बन रहा है तो मेल्टिंग, गल रहा है ना, इसी को तो समझना है। द्रव बन रहा है तो वो गल रहा है, गैस अगर बनता तब ये वाला होता, ये बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, ठोस द्रव बन रहा है इसको समझना है। देखिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इन बारीकियों को समझना होगा, नहीं तो गलतियां होंगी। तो जब ठोस जो है वो क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है, यानी कि वो गल रहा है। हाँ, द्रव से जब वो गैस बनता तब उसका करते, तो ये गलनांक हो जाएगा। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को आप क्या कहेंगे, बल कहेंगे, नहीं, क्या कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे, यानी कि घनत्व कहेंगे। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को आप क्या कहेंगे भाई, तो ये कहेंगे आप घनत्व। चलिए चलता हूं आगे अगले सवाल की ओर। घनत्व बढ़ने के में सही क्रम कौन सा, घनत्व मतलब पहले आना है आपको कम घना, ठीक है, फिर आना है उसके बाद ज्यादा घना, फिर और ज्यादा घना, और फिर और ज्यादा घना। तो सबसे कम घना इसमें कौन होगा, लोहा होगा कि शहद होगा, बताइए। लोहा में आप हाथ पार कर देंगे आसानी से कि शहद में कर देंगे, कहेंगे शहद में। शहद से कम वायु में कर देंगे। अब यहां पर दो कंफ्यूजन होगा कि वायु में भी कर देंगे और धुआं में भी कर देंगे, तो वायु और धुआं में कौन होगा कम घना, तो ध्यान रखिए वायु में एक गैस नहीं है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी गैसें हैं, बट जो धुआं है इसमें गैस तो है ही, साथ ही साथ इसमें राख भी, छोटे छोटे पार्टिकल उड़ते हैं। कहीं आप देखिए जब धुआं उड़ेगा तो आप देखिए दीवार में सट जाएगा कालिख, क्यों, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल भी हैं, तो वो ठोस के रूप में भी हैं। भाई गैस तो है ही, लेकिन गैस में ठोस भी मिल गया है, तो जब ठोस आ गया है इसमें हल्का हल्का, तो ये वायु से ज्यादा घना हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा वायु सबसे कम घना, धुआं दूसरे नंबर पर, शहद तीसरे नंबर, और लोहा तो जान ही रहे हैं। ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्लियर कर लीजिए, कंफ्यूजन मत रखिएगा। वायु सबसे कम,
धुआं इसलिए उससे ज्यादा है घना क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल भी हैं। पॉइंट को नोट करिएगा। बर्फ पानी में क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ हल्का होगा पानी से, यानी कि कम घना होगा पानी से। है तो ठोस, है तो बर्फ ठोस, लेकिन जरूरी नहीं है कि ठोस है तो वो लिक्विड से ज्यादा ही घना हो, नहीं, लिक्विड पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बर्फ जो है वो पानी से कम घना है, तो अधिक घनत्व नहीं, कम घनत्व। तो आपको देखना है, एक मिनट, कम घनत्व। क्या देखना है? कम घनत्व। गलनांक क्या दर्शाता है? गलनांक तो उसका आकर्षण बल को दर्शाता है। किसी चीज को आप गलाते हो तो गलनांक दर्शाता है आकर्षण बल को। जितना ज्यादा आकर्षण बल रहेगा उतना ही ये गलने में समय लेगा। नहीं, जैसे बर्फ को गलाइए तो वो तुरंत गल जाएगा, आप लोहा को गलाइए तो लोहा को गलने में वक्त लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। तो गलनांक दर्शाता है उनके बीच आकर्षण बल को। बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक क्या है? तो बर्फ का गलनांक है, केल्विन में पूछ रहा है तो बताएंगे 273.15 भी देता है, 16 भी आप लिख सकते हैं। ठोस से द्रव में परिवर्तित, ठोस है, इसको क्या बनाना है? जैसे बर्फ को पानी बनाना है तो ठोस से द्रव बन रहा है तो क्या हो रहा है? वो गल रहा है, गलन हो जाएगा। ठोस से द्रव बन रहा है तो क्या हो जाएगा भाई? तो वो हो जाएगा गलन। आइए, गलन प्रक्रिया में कौन समान रहता है? तो गलन प्रक्रिया में टेम्परेचर जो है वो समान रहता है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि आप जब अवस्था परिवर्तित होता है तो तापमान जो है वो नहीं बदलता है। तो ये गलन में भी वो चीज फॉलो करता है कि गलन प्रक्रिया में तापमान जो है वो नहीं बदलेगा, तापमान आपका वही रहेगा। तो गलन प्रक्रिया में टेम्परेचर जो है, यहां से आइए, टेम्परेचर जो है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, आइए, जल वाष्प में किस तापमान पर बदलता है? पानी को आप बनाना है गैस तो आप उसको 100 डिग्री पर, डिग्री सेल्सियस पर ना, यहां डिग्री सेल्सियस नहीं है तो डिग्री सेल्सियस नहीं है तो केल्विन में करिए। 273 में 100 ऐड करिए तो 373 केल्विन पर ये बदलेगा। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? अवस्था परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा ही संगलन की गुप्त ऊष्मा है। अवस्था परिवर्तन ही संगलन की गुप्त ऊष्मा है, ध्यान रखिएगा। आइए, भाप से जलन, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाप से जलता है ज्यादा। सब्जी चेक करने वाला बताया था ना कि सब्जी आप चेक कर रहे हैं तो सब्जी, आलू को आप दबा रहे हैं तब नहीं जल रहा है, लेकिन जैसे ही आप हटाते हैं ढक्कन तो उससे हाथ जल जाता है, यानी कि भाप से अधिक जलता है। क्यों? क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। जलीय जंतु श्वसन कैसे करते हैं? तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन से, ये पहला ही सवाल था। ठीक है, जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस बनते हैं, ठोस से सीधा गैस बन गया, ये वाला मैं आपको दिखा दूं, ये ठोस से गैस दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा होगा। ठोस से सीधा गैस, तो देखिए ठोस से गैस तो क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ठोस CO2 बिना द्रव बने सीधे गैस बन जा रहा है, यानी ठोस से सीधा गैस बन जा रहा है। कितने एटमॉस्फेरिक, कौन से वायुमंडलीय दाब पर? तो एक एटमॉस्फेरिक, एक वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, यहां पर आपको यह भी मिल जाएगा। एक एटमॉस्फेरिक हो तो ठोस CO2 अवस्था में आए बिना सीधे गैस बन जाता है, द्रव में आए बिना, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। द्रव से ठोस में परिवर्तन, देखिए द्रव से, ये द्रव है और ये ठोस बन रहा है, तो ये वाला नीचे वाला ये होगा जमना, क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग। द्रव से ठोस यानी कि पानी को आप बर्फ बना रहे हो तो क्या हो रहा है? जम रहा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, आइए, सब कुछ आपको एकदम इजिली कंप्लीट करा दूंगा। गैस का द्रव में, गैस देखिए, गैस बन रहा है, द्रव ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर वाला एरो लीजिए, संघनन। पुस्तक पढ़ेंगे तब हो सकता है खुद से ना समझ पाओ, लेकिन अगर मैं समझा रहा हूं तो आप इजीली समझ रहे हो, पुस्तक से भी समझ पाओगे थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, क्योंकि मैंने भी तो पुस्तक ही पढ़ा। तो क्या होगा? संघनन होगा, यानी कंडेंसेशन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आइए, गैस का ठोस में, अब देखिए यहां
गैस बन रहा है ठोस में। पुरानी किताब तो उधर उपादान नहीं देता है, बट नई किताब निक्षेपण लिखा है। तो निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन, इसको रिवर्स सब्लिमेशन भी कहते हैं। गैस का ठोस में तो निक्षेपण, डिपोजिशन या रिवर्स सब्लिमेशन, तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जाना जाता है। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का गैस में बदलना, समझिएगा इसको अच्छे से समझिएगा। पानी, एक गिलास में रखिए पानी, ठीक है, या एक कटोरे में रखिए, यहां पर आप गैस पर रखिए, ये आपको खाली छत पर रखिए। दोनों स्थिति में देखेंगे कि पानी उड़ेगा, यहां पर उबल कर उड़ेगा, गैस पर चूंकि रखे हैं। ये धूप में रखे हैं तो ये उबलेगा नहीं, लेकिन पानी उड़ेगा। कह क्या रहा है, क्वथनांक से कम ताप पर, यहां जब उबाल रहे हैं तो ये 100 डिग्री पर आ गया, क्वथनांक है, बट यहां तो उबला नहीं, तो 100 डिग्री पर नहीं है, लेकिन तब भी अवस्था परिवर्तन हो गया, द्रव से गैस बदल गया। तो यही कह रहा है कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है, कहेंगे सर ये वाष्पीकरण कहलाता है। जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ना भाई, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं इसको एकदम हजम कर लीजिए, पचा लीजिए, दिक्कत नहीं होने वाली है फिर आपको, ठीक है, दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। जो भी कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है एकदम इसको पचा लीजिए, मजा आ जाएगा। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये पहले भी करा चुका हूं, सतही क्षेत्र भी है, तापमान भी है, आर्द्रता भी है, ये सभी हो जाएगा। कपड़ा फैलाने से जल्दी सूखता है, क्यों? क्योंकि वो सतही क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। ध्यान समझिएगा, छत पर गए आप, अपने पैंट शर्ट को एक लेंदी ऐसे बना के रख दीजिए और दूसरा में एकदम पूरा फैला के रख दीजिए, ये सूख जाएगा जल्दी, ये कम सूखेगा। क्यों? क्योंकि सतही क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है। वायु में आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी, आर्द्र यानी नमी ज्यादा है तो वाष्पीकरण कम जाएगा। गर्मी में मटके का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण की वजह से, ध्यान रखिएगा, वाष्पीकरण की वजह से मटके का पानी ठंडा होता है, ठीक है। पानी पहले से ठंडा होता है? नहीं, हवा प्रवेश नहीं करती, ऐसा भी नहीं है, वाष्पीकरण होगा। गर्मी में सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण हो सके आसानी से। खूब मोटा नायलॉन का पहन लो या वैसा पहन लो जिससे हवा आर पार बहुत मुश्किल से हो, तो वाष्पीकरण होने में सहायता नहीं करेगा, पसीना निकलेगा, वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा। सूती पहनेंगे तो वो इजिली क्या होगा, आपके पसीना को वाष्प बनाएगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब पसीना उड़ता है, वाष्प बनता है, तो अपने साथ ऊर्जा भी ले जाता है, और ऊर्जा ले जाएगा तो ठंडा लगेगा ही, इसलिए सूती कपड़ा पहनते हैं। समझ में आया? कहेंगे आज समझ में आया। चलिए, वे वाष्पीकरण में सहायक होते हैं, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। आइए, पदार्थ की चौथी अवस्था, चौथी है प्लाज्मा, चौथी है प्लाज्मा। पांचवी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। देखिए, प्लाज्मा गर्म, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन ठंडा, दोनों याद रखिएगा। अत्यधिक ऊर्जावान एवं उत्तेजित, तो अधिक ऊर्जा है यानी कि गर्म है, तो ये होगा प्लाज्मा में। चलिए, फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है, ध्यान रखिएगा। फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब या सूर्य और तारों में चमक का कारण भी प्लाज्मा है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस होती है, तो इसमें होगा आपका हीलियम। हीलियम ही होता है ना, कि नाइट्रोजन होता है? एक बार देख लीजिएगा, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है खुद ही। फ्लोरेसेंट ट्यूब में एक बार देख लीजिएगा, अभी नाइट्रोजन या हीलियम है, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है भाई, ज्यादा जब वो कर लो ना तो कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए, अगला, सूर्य और तारों की चमक का कारण, तो वो है प्लाज्मा, ठीक। तारों में प्लाज्मा बनने का कारण, तारों में क्यों बन रहा है प्लाज्मा? क्योंकि टेम्परेचर अधिक होगा, तो उच्च तापमान। दो 2001 में बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? किसको मिला था भाई? तो एरिक कार्नेल व वोल्फगैंग कैटरले को, इन्हीं दोनों को मिला था, एरिक कार्लेन व कैटरले को। ध्यान रखिएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए इनको नोबेल मिला था। इसमें भी पूछेगा कि कब मिला था, तो आप बताएंगे कि ये जो मिला था, ये मिला था आपका 2001 में, ठीक ना, 2001 में। चलिए, कहां आ गए हम लोग? हाँ,
बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, तो ये ठंडा करके तो कम ताप पर हो जाएगा। ठंडे गिलास के बाहर पानी की बूंद बन जाता है, कंडेंसेशन यानी कि संघनन के कारण। ये अच्छा प्रश्न है। प्लेट में दूध कब से जल्दी ठंडा होता है? मैं बता चुका हूं कि सतही क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो सतही क्षेत्रफल यहां पर अधिक हो रहा है। ठीक है, देखिए ये कप में दूध रखिए और ये प्लेट में रखिए, सतही ज्यादा हुआ ना। तापमान का एसआई यूनिट, ये तो बहुत इजी है, आप करेंगे खुद, केल्विन। लंबाई का मात्रक एसआई यूनिट, तो लंबाई का मीटर। सहती द्रव्यमान की एसआई, देखिए ये प्रश्न मैं कहां से उठाया हूं, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मान के चलो किताब पूरा पढ़ भी लोगे ना मेरे भाई, तो ये उदाहरण में भी कुछ क्वेश्चन है इधर बाहर, यहां से उठाया। सहती का मात्रक जो है वो केजी किलोग्राम है, तो ये किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, आइए बल का तो आप जानते ही हैं कि न्यूटन। दाब का पास्कल आप जानते ही हैं, दाब का पास्कल। ठीक, गैस को द्रव में कैसे बदलोगे? गैस है उसको बदलना है द्रव में, तो गैस को द्रव में बदलना है। जैसे एलपीजी गैस देखते हैं, वो हिलाते हैं डब्बे को तो लगता है पानी है, लिक्विड, उसको दबाया गया है प्रेशर करके। दाब को मतलब दाब को खूब बढ़ाए, उस पर दाबे और टेम्परेचर को कम किए, दाब बढ़ाए टेम्परेचर घटाए। तो 81 प्रश्न थे भाई चैप्टर 1 का। अगला वीडियो हमारा जो रहेगा वो चैप्टर 2 से रहेगा। कैसा लगा आज का वीडियो, कितना समझ में आया? चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको ये पुस्तक अब आप पढ़ोगे तो ये बिल्कुल आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, अब फिर एक बार मैं बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो पाठशाला विद के ऐप से। प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आप पेड कोर्स में जाइएगा, मास्टर पीडीएफ बनाया हूं, तो वो मास्टर पीडीएफ यही है, और इसको आप चाहें तो प्रिंट करा सकते हो। इसमें जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आंसर आपको अंडरलाइन भी मिलेगा, 2 पीडीएफ है, एक में अंडरलाइन मिलेगा और दूसरे में हाईलाइट मिलेगा। तो आप हाईलाइट वाला निकालोगे तो ऐसा निकलेगा जिसमें आपको दिखेगा नहीं कि कौन आंसर है। अंडरलाइन वाला निकालोगे तो उसमें अंडरलाइन आपको मिलेगा किया हुआ। ठीक है, तो जो मन चाहे दोनों निकालो या एक निकालो, आपको जो मन है वो करो। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर अवश्य करिएगा अपने दोस्तों के बीच। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। नमस्कार, जय हिंद।